Hello dear students, so we are going to discuss now about the next topic of chapter 4. तो चैप्टर 4 चल रहा है हमारा द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, और 2 वीडियो हम इसमें कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम करेंगे आगे। आई होप आपने तो बेटा चाहे इस चैप्टर की जो दोनों वीडियो हैं उसको 2 बार देखो, पर अच्छे से कंसेप्चुअल समझो। ये आपको मैंने पहले बताया था, ये चैप्टर क्या है, निचोड़ है पूरा। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कंप्लीट, ठीक है। पूरा समझने की इसको कोशिश करनी है, रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना। सो बेटा कम टू द पॉइंट, पेज नंबर 81। द 19th सेंचुरी 1815 टू 1914। अभी तक जो हमने बात की है वो सारी बातें थी पुरानी। आपको मैंने लास्ट वीडियो में जिक्र भी किया था कि 200 साल पहले तक यूरोप की जो कंडीशन थी वो बड़ी गरीब कंडीशन थी, खस्ता हालत यूरोप की थी, और इंडिया एंड चाइना जो थे वो रिच थे। बट कहानी बदलनी शुरू हो गई 19th सेंचुरी में, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए इसको 1815 से लेके 1914 तक का जो पीरियड है 19th सेंचुरी, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। द वर्ल्ड चेंज प्रोफाउंडली इन द 19th सेंचुरी। Economic, political, social, cultural and technological factor interacted in complex way to transform society and reshape external relations। तो वर्ल्ड जो था वो इस पीरियड में आके मेजर चेंज हुआ, बहुत बदलाव आए। इसमें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल कई तरह के ऐसे चेंजेस जो हैं वो देखने को मिले, जिससे कि उनका इंटरनल सिस्टम में भी, सभी कंट्रीज़ के इंटरनल सिस्टम में भी चेंज आए, एक्सटर्नल सिस्टम में भी चेंज आए। सो इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई 3 टाइप ऑफ मूवमेंट और फ्लो विद इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज। तो क्या हुआ कि जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने 3 तरह के जो फ्लोज हैं, ठीक है, उनको उन्होंने आइडेंटिफाई किया। द फर्स्ट इज द फ्लो ऑफ ट्रेड विच इन द 19th सेंचुरी रेफर्ड लार्जली टू ट्रेड इन गुड्स। तो पहला क्या था? पहला था फ्लो ऑफ ट्रेड, यानी कि चीज़ों का आदान प्रदान, एक जगह से दूसरी जगह पे आना जाना। उसके बाद सेकेंड इज फ्लो ऑफ लेबर। दूसरा क्या? फ्लो ऑफ लेबर, यानी कि मज़दूरों का या इंसानों का एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफरेशन, आना जाना, जिसको हम क्या कहते हैं? माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी लोग काम की तलाश में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में गए। जैसे अभी मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि यूरोप के बहुत सारे लोग तो अमेरिका एंड अदर पार्ट में काम की तलाश में चले गए थे। द थर्ड इज द मूवमेंट ऑफ कैपिटल फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। और ये क्या था? कैपिटल, यानी पूंजी का एक जगह से दूसरी जगह पर आना जाना। जैसे यूरोप के बहुत सारे लोगों ने अमेरिका में पैसा लगाया, यहाँ पर खेती में पैसा लगाया, कुछ ने प्लांटेशन वर्किंग किया, तो प्लांटेशन के लिए काफ़ी खर्चा किया उन्होंने, ठीक है, ताकि वो और पैसा बना सकें। All 3 flows were closely interwoven and affected people's life more deeply now than ever before। अभी इससे पहले इतने बड़े लेवल पे इंटरलिंकिंग नहीं हुई थी, इतने बड़े लेवल पे लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना, पूंजी का आना जाना, लोगों का आना जाना नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए एक नया ही एक कनेक्शन यहाँ से बनना शुरू हुआ। The interconnections could sometime be broken. For example, labor migration was often more restricted than goods or capital flow। तो ये जो इंटरकनेक्शन था कई बार टूटता भी था, और ज़्यादा ब्रेकेज किस में आता था? ब्रेकेज आता था लेबर वाले में, क्योंकि लेबर बेसिकली क्या होती थी? एक स्लेव ट्रायंगल था, ठीक है। क्या है? उसको हम कहते हैं स्लेव ट्रायंगल। ये 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वाज स्लेव ट्रायंगल। होता क्या था? यूरोप के इलाकों से, स्पेशली फ्रांस एंड स्पेन के इलाकों से व्यापारी जाते थे अफ्रीका के कोस्ट, अफ्रीकन इलाकों में, ठीक है। जैसे यहाँ से या यहाँ से यहाँ पर आए। इन हिस्सों से जो यहाँ के लोग थे वो गरीब लोगों को पकड़ लेते, कुछ चीफ्टेंस थे, कुछ यहाँ पे बड़े
तो वो लोग क्या करते थे, यहाँ के लोकल लोगों को पकड़ लेते, उनको बेच देते थे यूरोपियंस को। यूरोपियंस उन लोगों को लेकर फिर अमेरिकन हिस्सों में आते थे, इन हिस्सों में, ठीक है, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका में जाएं या साउथ अमेरिका में जाएं। फिर यहाँ से वो काम पूरा होकर जो प्रोडक्ट था वो जाता था यूरोपियन पार्ट में। तो ये क्या बनता था, एक ट्रायंगल बनता था, इसीलिए इसको क्या कहा गया, स्लेव ट्रायंगल, ठीक है। तो ये जो स्लेव ट्रायंगल था, अब चलो चीज़ों का आना जाना, पैसों का आना जाना तो फ्री है, उस पर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट पर्सनस पे, लोगों के खरीद बेच पे तो बार बार कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है। मान लो कभी टाइम पे मिले नहीं, पकड़ नहीं पाए, या लोगों ने अपनी मर्जी से आने से मना कर दिया, तो इस फ्लो पे थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता था। सो येट इट हेल्प्स अस understand the 19th century world economy better if we look at the three flows together। अब आते हैं नेक्स्ट, अ वर्ल्ड इकोनॉमी टेक शेप, यानी एक पूरी दुनिया ने जो आपस में एक इंटरकनेक्शंस हुए, वो इंटरकनेक्शंस कैसे हुए। अ गुड प्लेस टू स्टार्ट इज चेंजिंग पैटर्न ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूरोप। ट्रेडिशनली कंट्रीज लाइक टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन फूड। पहले तो क्या होता था कि हर कंट्री सेल्फ सफिशिएंट होना चाहती थी फूड के मामले में, यानी चाहते थे कि इतना खाना हम लोग उपजा सकें, उगा सकें जो अपनी कंट्री के लिए इनफ हो, ठीक है, पहले सबकी ये थिंकिंग थी। बट इन 19th century ब्रिटेन सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड मीन्ड लोअर लिविंग स्टैंडर्ड एंड सोशल कन्फ्लिक्ट। सो व्हाई वाज दिस सो? बट अगर यही थिंकिंग उस टाइम पे ब्रिटेन रखता, यानी कि वो ध्यान देता सेल्फ सफिशिएंसी पे, फूड पे, यानी खाना उगाने पे ज़्यादा ध्यान देता, तो वो उसके लिए नुकसानदायक साबित होता, ठीक है, वो वहाँ के लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड के लिए अच्छा नहीं था। तो ऐसा क्यों है, उसके मामले में ये थिंकिंग क्यों चेंज हो रही है। पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम द लेट 18th century हैड इंक्रीज द डिमांड फॉर फूड ग्रेन इन ब्रिटेन। जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो हुआ तो उसी से ब्रिटेन के अंदर जो डिमांड थी फूड ग्रेन्स की वो इंक्रीज हुई। एज अर्बन सेंटर एक्सपेंडेड एंड इंडस्ट्री ग्रू द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट वेंट अप पुशिंग अप फूड ग्रेन प्राइसेस। जैसे जैसे शहर बढ़े एंड मेजर बिजनेस एक्टिविटी भी शहरों में होती थी, ठीक है, तो शहरों का जो पॉपुलेशन था वो बढ़ने लग गया, जैसे फूड का जो डिमांड था वो बढ़ने लग गया, उसकी वजह से उसका प्राइसेस इंक्रीज हो गया। अंडर प्रेशर फ्रॉम लैंडेड ग्रुप्स द गवर्नमेंट ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड द इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न, ठीक है। अब क्या हुआ, उस टाइम पे ब्रिटेन अमेरिकन हिस्सों से बहुत बड़ी अमाउंट में कॉर्न आता था यूरोप में, मक्का, ठीक है, क्योंकि कॉर्न जो था वो सस्ता पड़ता था जो यूरोप में फूड उगाया जाता था उसके मुकाबले, यानी यूरोप की कंडीशन जो थी वो एग्रीकल्चर के लिए उतनी बेस्ट नहीं थी, तो इसीलिए क्या होता था कि यहाँ पे जो फूड कंडीशंस थी टफ थी, तो यहाँ उगा हुआ खाना महंगा पड़ता था और कॉर्न जो था वो सस्ता पड़ता था। बट इंग्लैंड के लोगों ने, जो वहाँ के फार्मर्स थे, ज़मींदार थे, उन्होंने गवर्नमेंट पे प्रेशर करके अमेरिका से कॉर्न की सप्लाई बंद करवा दी, बैन करवा दिया, ठीक है। So the government also restricted the import of corn. The laws allowing the government to do this were commonly known as corn laws. So by those laws, जिन कानूनों के सहारे यहाँ की गवर्नमेंट ने कॉर्न की सप्लाई बंद करवाई थी या इंपोर्ट बंद किया था, उनको क्या कहा जाता था, कॉर्न लॉज। ये 1 नंबर में भी क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स में भी आता है, व्हाट वर कॉर्न लॉज, ओके। Unhappy with high food prices, industrialist and urban dweller forced the abolition of corn laws. अब प्रॉब्लम क्या हो गया, चलो यहाँ के किसानों के लिए तो बेनिफिट हो गया कि कॉर्न यहाँ से नहीं आ रहा था, तो लोग मजबूर हो गए वहीं से लोकली जो फूड उगाया उसको खरीदने के लिए,
उसमें किसको बेनिफिट था? उसमें बेनिफिट था यहाँ के लोकल किसानों को, ठीक है। बट उसकी वजह से क्या हुआ, खाना महंगा पड़ना शुरू हो गया। आम आदमी, इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग थे वो खाने पीने की चीज़ों की बढ़ी कीमतों से परेशान हो गए। देन दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट गवर्नमेंट फॉर दिस। अब लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ इसका विरोध किया। उन्होंने दोबारा फिर से अमेरिका से कॉर्न को मंगवाने के लिए या सप्लाई को अगेन कंटिन्यू कराने के लिए उन कॉर्न लॉज को ख़त्म करवाया, ठीक है। So after the corn laws were scrapped, food could be imported into Britain more cheaply than it could be produced within the country. तो यानी कि अब क्या हो गया, कॉर्न लॉज ख़त्म हो गए तो ब्रिटेन में यहाँ से सस्ता कॉर्न मंगाया जा सकता था और जितने कॉस्ट में यहाँ ब्रिटेन में खाना उग रहा था उतने उससे कम कॉस्ट में तो अमेरिका से आ जाता था, ठीक है। सो ब्रिटिश एग्रीकल्चर वॉज अनेबल टू कम्पीट विद इम्पोर्ट। तो ब्रिटिश के जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, एग्रीकल्चर था, वो अमेरिका के इम्पोर्ट से मुकाबला नहीं कर पाया, ठीक है। वास्ट एरियाज ऑफ लैंड वर नाउ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड एंड थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन वर थ्रोन आउट ऑफ वर्क। तो हज़ारों लोगों ने क्या किया, किसानी करना छोड़ दिया, खेती करना छोड़ दिया, क्योंकि उनके जो खेती का प्रोडक्ट था वो महंगा पड़ता था, लोग लेते नहीं थे। ज़्यादातर लोग अमेरिका से आया हुआ खाना खरीदते थे, वो सस्ता पड़ता था। तो इसीलिए उन्होंने ज़मीनें खाली छोड़ दी, खेती करना छोड़ दिया। हज़ारों लोग जो थे वो बेरोजगार हो गए, उनके काम धंधे ख़त्म हो गए। दे फ्लोक टू द सिटीज़ और माइग्रेंट ओवरसीज। अब क्या हुआ, अब गाँवों में लोगों ने खेती करना छोड़ दिया, लंदन में एंड अदर इंग्लैंड के हिस्सों में, ब्रिटेन के हिस्सों में। तो अब वो क्या हो गया, अब गाँव में तो उनके लिए काम नहीं रहा था, उन्होंने खेती करना छोड़ दिया था। तो अब वो क्या हुआ, शहरों की तरफ चल पड़े गाँव के लोग, ठीक है। तो उनको उम्मीद थी शहरों में उनको फैक्ट्रियों में काम मिल जाएगा, और जिनको कुछ शहरों की बजाय जो है ओवरसीज़ यानी अदर कंट्रीज़ में जाना शुरू हो गए, ठीक है। कोई अमेरिका जा रहा है, कोई इंडिया आ रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। तो इस तरह से अलग अलग पार्ट में जाना शुरू हो गए। सो एज फूड प्राइसेस फेल, कंजम्पशन इन ब्रिटेन रोज। तो जैसे कॉर्न लॉज ख़त्म होने के बाद फूड दोबारा आना शुरू हो गया, तो खाने के दाम गिर गए, तो उसका कंजम्पशन भी बढ़ गया। फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी, फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन ब्रिटेन ऑल्सो लेड टू हायर इनकम एंड देयरफॉर मोर फूड इम्पोर्ट्स। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ, क्योंकि ब्रिटेन के पास ज़्यादा कॉलोनीज़ थी। कॉलोनी का मतलब क्या है, जैसे इंडिया भी किसके अंडर था, ब्रिटेन के अंडर था, ठीक है। इधर से अफ्रीका में बहुत सारा एरिया था जो ब्रिटेन के अंडर था, ठीक है। अमेरिका में बहुत बड़ा हिस्सा था जो ब्रिटेन के अंडर था। तो इनको क्या हुआ कि यहाँ से कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जाता था, इंग्लैंड में फैक्ट्रियों में उसको तैयार माल करके इन कंट्रीज़ में बेचने के लिए भेज दिया जाता था, ठीक है। तो इससे हमें इंग्लैंड के लोगों को बहुत बेनिफिट हो रहा था। तो जैसे जैसे उनका इनकम बढ़ा तो उनका फूड कंजम्पशन भी बढ़ गया और फूड इंपोर्ट भी बढ़ गया। अराउंड द वर्ल्ड इन ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, लैंड्स वर क्लियर्ड एंड फूड प्रोडक्शन एक्सपेंडेड टू मीट द ब्रिटिश डिमांड। तो ईस्टर्न यूरोप में एंड इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में बहुत सारी जगहों पे ज़मीनों को जंगल काट काट के खाली करके वहाँ पे एग्रीकल्चर होने लग गई। और वो किस लिए, ताकि ब्रिटेन की डिमांड पूरी हो सके। It was not enough merely to clear land for agriculture. Railways were needed to link the agriculture region to the ports. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जंगलों को साफ करने से खेती का पूरा काम हो गया। अब उसके लिए, उसको ढोने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए। तो इसीलिए क्या हुआ कि रेलवे का भी एक्सपेंशन हुआ, पोर्ट्स का भी एक्सपेंशन हुआ। न्यू हार्बर्स हैड टू बिल्ड एंड ओल्ड वन एक्सपेंडेड टू शिप द न्यू कार्गोज। तो इसके लिए रेलवे बनाए गए, नए पोर्ट्स बनाए गए या पुराने पोर्ट्स को डेवलप किया, ठीक है। पीपल हैड टू सेटल ऑन द लैंड्स टू ब्रिंग देम अंडर कल्टीवेशन। जिन नई जगहों को उन्होंने जंगल काट के खाली किया था वहाँ पे ले जाके लोगों को बसाया गया ताकि खेती हो सके। दिस मीन्ड बिल्डिंग होम्स एंड सेटलमेंट। ऑल दीज एक्टिविटीज़ इन टर्न रिक्वायर्ड कैपिटल एंड लेबर। अब इतनी बड़ी अमाउंट में काम करने हैं, नए गांव बसाने हैं, घर बनाने हैं, तो उसके लिए लेबर चाहिए, पैसा चाहिए।
कैपिटल फ्लोड फ्रॉम फाइनेंशियल सेंटर सच एज लंदन। तो इंग्लैंड में लंदन जो था वो उस टाइम पे एक फाइनेंशियल सेंटर था, कैपिटल वहाँ से फिर इन्वेस्ट हुई अदर पार्ट्स में, वहाँ से पैसा गया। द डिमांड फॉर लेबर इन प्लेसेस वेयर लेबर वॉज इन शॉर्ट सप्लाई एज इन अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया लेड टू मोर माइग्रेशन। ठीक है, तो ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे लेबर की ज़रूरत थी वहाँ पे लेबर के बहुत सारे लोग तो वैसे ही काम की तलाश में घूम रहे थे, बेरोजगार थे, तो वो लोग तो काम की तलाश में अपने आप ही पहुँच गए। ठीक है, कुछ को जहाँ पे कोई जाना चाहता था वहाँ पे गुलामों को खरीद के ले जाया गया। Nearly 50 million people emigrated from Europe to America and Australia in 19th century। ठीक है, तो 50 मिलियन यानी कि लगभग 5 करोड़ यूरोपियन क्या हुआ इन हिस्सों से, ठीक है, यूरोप के हिस्सों से अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया में जाके बस गए। आप इसी वजह से आप देखना ऑस्ट्रेलिया में भी लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, अमेरिका में भी इंग्लिश बोल रहे हैं। ठीक है, अब यूएसए में आप देखो ऐसा लगता है सब गोरे हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वाले और अमेरिका वाले और ये इंग्लैंड वाले देखने में एक जैसे ही लगते हैं। तो रीज़न क्या है, क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट में यूरोपियन लोग जो थे वो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और यहाँ अफ्रीका में, नीचे कंट्री है साउथ अफ्रीका में, यहाँ पर गए। ठीक है, आप देखो उनके नाम भी ऐसे ही हैं, इंग्लिश नेम्स हैं उनके। तो ये उस ड्यूरेशन में इन हिस्सों में गए थे काम की तलाश में, और कुछ क्या होते हैं, कुछ लोगों को सज़ा दे दी जाती थी, और सज़ा में भी कई जगह तो ऑप्शन रख दिया भाई या तो 5 साल की जेल काट ले, 10 साल की जेल काट रहे, या फिर देश से निकल ऑस्ट्रेलिया चला जा। तो कई बंदे सोचते हैं जेल काटने से बढ़िया ऑस्ट्रेलिया चला जाओ। ठीक है भाई, अपने देश से दूर तो जाना पड़ेगा, कम से कम जेल में तो नहीं रहना पड़ेगा। So all over the world, some 150 million are estimated to have left their homes, crossed oceans and vast distances over land in search of a better future। ठीक है, तो 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ लोग तो क्या हुआ यूरोप से निकल गए, कहाँ, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पे, और ऑल ओवर माने तो टोटल लगभग 15 करोड़ के आसपास जो लोग थे वो कहीं ना कहीं अपने घरों को छोड़ के दूसरी जगहों पे गए काम की तलाश में, चाहे वो यूरोप से अमेरिका गया हो, यूरोप से अफ्रीका गया हो, या अफ्रीका से यूरोप गया हो, इस तरह से, यानी कि एक जो साइकिल था। So thus by 1890 a global agricultural economy had taken shape। तो 1890 तक, ठीक है, क्या हुआ, एक बहुत बड़े लेवल पे वर्ल्ड में चेंज आ चुका था। यानी यूरोप के लोग फैल गए हर जगह, इंडिया के लोग भी दूसरी जगहों पे चले गए, कोई कहीं चला गया, अफ्रीका के लोगों को पकड़ के यहाँ मजदूरी कराने ले जाया गया। तो अब पर्टिकुलर जगह पे कहाँ तो एक उस कंट्री के लोग थे, अब तो कौन कहाँ से आ रहा है कुछ पता नहीं लग रहा। एक ही जगह पे यूरोप का भी आ रहा है, अफ्रीका का भी आ रहे हैं, तो एक मिक्सअप सा हो गया। तो यही वो टाइम है जब एक ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकॉनमी ने शेप लिया, अकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स चेंजेस इन लेबर मूवमेंट पैटर्न्स, कैपिटल फ्लोज, इकोलॉजीज एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल इकॉनमी तो बनी यानी कि यहाँ से कॉर्न आ रहा था, वीट भी आ रहा था, यूरोप के अंदर अदर पार्ट्स में भी जा रहा था, तो जंगलों को ख़त्म करके एग्रीकल्चर डेवलप किया। ठीक है, उसके साथ साथ कैपिटल का मूवमेंट हो रहा है, लेबर का मूवमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी में बदलाव हो रहे हैं, इकोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं। अब जब जंगल कटेंगे ऑब्वियसली वहाँ पे फ़र्क तो पड़ेगा, तो इकोलॉजिकल चेंजेस भी आए। फूड नो लॉन्गर केम फ्रॉम अ नियर बाई विलेज और टाउन बट फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ माइल अवे। अब ये ज़रूरी नहीं था कि जो खाना वो खा रहे हैं, कोई भी पार्ट में कोई भी पर्सन जो खा रहा है वो किसी पास के गांव से आया हो, ऐसा हो सकता है वो खाना दूर हज़ारों किलोमीटर दूर से आया हो सकता है। अब मान लो इंग्लैंड के लोग जो अमेरिका से आया हुआ कॉर्न खा रहे थे, ठीक है, तो वो कॉर्न इंग्लैंड में नहीं उपजा था, वो कहाँ उपजा था, अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया से बहुत बड़ी अमाउंट में वीट आता था, इंडिया से वीट एंड कॉटन टेक्सटाइल जो कॉटन जो है वो भेजी जाती थी इंग्लैंड में। तो कहाँ से क्या आ रहा है, बहुत एक नेटवर्क बन गया। ठीक है, अब आप भी अगर सब्जी मंडी में जाओ
तो आप देखना कोई चीज़ वहाँ पे आसपास के गांव से आई है, हिमाचल से आई है, कुछ कश्मीर से आया है, कोई यूपी से आया है, ठीक है। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसी तरह उस टाइम पे ब्रिटेन में खाने की जो चीज़ें थी वो दूर दराज के इलाकों से आती थी। So it was not grown by a peasant tilling his own land, but by an agricultural worker, perhaps recently arrived, who was now working on a large farm that only a generation ago had most likely been a forest. ठीक है, तो वो जो खाना आया है, इट वॉज नॉट ग्रोन बाय ए पीजेंट टिलिंग हिज ओन लैंड, ये वहाँ से नहीं आया होगा शायद जहाँ पे एक पर्सन अपनी ज़मीन पे खेती कर रहा है, बल्कि ऐसा हो सकता है कि वो जो खाना है बट बाय एन एग्रीकल्चरल वर्कर, वो किसी एग्रीकल्चरल वर्कर ने, मजदूर ने उगाया है, ठीक है। परहैप्स रिसेंटली अराइव्ड, जो कि शायद अभी आया हो, हु वॉज नाउ वर्किंग ऑन अ लार्ज फार्म, जो कि एक बहुत बड़े खेत में काम कर रहा है, और वो खेत भी क्या पता कुछ टाइम पहले तक एक घना जंगल रहा हो, ठीक है। यानी जंगल को काट के बाहर से लाए गए मजदूरों से काम करवा के वो खाना उपजाया गया हो। It was transported by railway built for that very purpose and by ship which were increasingly manned in these decades by low-paid workers from Southern Europe, Asia, Africa and the Caribbeans. ठीक है, तो वो जो खाना है वो रेलवे से या शिप के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा गया था, ठीक है, जिसमें कि क्या था, विच वर इंक्रीजिंगली मैंड इन दिस डिकेड्स बाय लो पेड वर्कर, और उन शिप, वो जो शिप्स थी उनमें भी अब कॉस्ट कम आ रही थी। कम क्यों आ रही थी? क्योंकि उन पे जो काम करने वाली लेबर थी वो हो सकता है यहाँ कैरेबियन कंट्री से गुलाम, एज ए गुलाम लियो, या कम पैसे में काम करवाने के लिए लोग लिए, या इंडिया से ले गए हों, अफ्रीका से ले गए हों, ठीक है, या साउदर्न यूरोप से लेके गए हों। Some of this dramatic change, though on a smaller scale, occurred close home in West Punjab. Here, the British Indian government built a network of irrigation canal to transform semi-desert wasteland into fertile agricultural land that could grow wheat and cotton for export. ऐसे चेंज इन पार्ट्स में नहीं बल्कि इंडिया में भी देखने को मिले। इंडिया में किन का रूल था? ब्रिटिशर्स का, ठीक है। यहाँ पे वेस्ट पंजाब का एरिया है, पंजाब का एरिया है जो कि अब पाकिस्तान में चला गया। उस एरिया में क्या हुआ, वहाँ पर कैनल्स डेवलप की गई। ब्रिटिशर्स ने क्या क्या, नहरें बनवाई, ठीक है। नहरें बनवा के दूर दराज के इलाकों तक नदियों का पानी पहुँचाया, सो दैट दे कैन बी इरीगेटेड बाय दोज वाटर्स, जिससे उन पानियों से क्या कर सकें, उन खेतों में पानी पहुंचाया जा सके, ठीक है, जिससे उन एरिया में वीट एंड कॉटन उगे और वो कहाँ ले जाया जा सके, एक्सपोर्ट किया जा सके उसको, इंग्लैंड में। ओके, सो हेयर द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट बिल्ट ए नेटवर्क ऑफ इरिगेशन कैनल्स टू ट्रांसफॉर्म सेमी डेजर्ट वेस्ट इनटू फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड। पहले जब तक यहाँ पे कैनल्स नहीं थी, या फिर सिंध का एरिया है नीचे, तो वहाँ तक क्या किया गया, वहाँ तक पानी को पहुँचाया गया। The canal colonies, as the area irrigated by new canals were called, और जिस एरिया में कैनल्स के थ्रू पानी पहुंचाया जाता था, और फिर वो जो एरिया पहले तो वो बेकार पड़ा होता था, बंजर पड़ा होता था, ठीक है, अब क्या हुआ, वहाँ नहर पहुंचा दी, उससे पानी खेतों को मिलने लग गया, तो उस एरिया को क्या बोला जाता था, कैनल कॉलोनी, ठीक है, नहर कॉलोनी। So the canal colony, as the area irrigated by the new canals were settled by peasants from the other part of Punjab। और मान लो अब ये एरिया खाली पड़ा हुआ था, ठीक है, तो क्या किया, यहाँ पर एक नहर बनवा दी, जिससे छोटे छोटे अदर ब्रांचेस ले लिए, जिससे कि क्या किया, खेतों को पानी मिल गया। अब पहले तो खाली था, तो इसके लिए अदर पार्ट से पर्सन्स को ला के इन हिस्सों में बसाया गया और छोटे छोटे गाँव बनाए गए, ठीक है। Of course, food is merely an example. A similar story can be told for cotton and the cultivation of which expanded worldwide to feed British textile mills. तो इसी तरह एक तो सिर्फ खाने पीने की चीज़ें ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो थी वो उस समय उपजाई गई थी, या ब्रिटिशर्स ने या अदर पावर्स ने उनको लोगों से उगवाया,
ताकि ब्रिटेन में उसकी डिमांड पूरी हो सके। अब ब्रिटेन में उस टाइम पे बहुत सारी कॉटन मिलें लगी थी, तो उन कॉटन मिल को रॉ मटेरियल चाहिए था, तो रॉ मटेरियल के लिए कॉटन चाहिए थी, रॉ कॉटन, कपास। तो इंडिया में बहुत बड़ी अमाउंट में कपास उगवाए जाते थे और वो भेजे जाते थे इंग्लैंड में। अब जब कॉटन उगाया है तो अब क्या चाहिए, नील चाहिए, इंडिगो। तो इंडिया से बहुत बड़ी अमाउंट में इंडिगो फार्मिंग कराई जाती थी, नील उगाया जाता था और वो यूरोप में भेजा जाता था क्योंकि उनकी बहुत डिमांड थी वहाँ पे, ठीक है। और ये आपने पहले 8th में भी पढ़ा है इंडिगो फार्मिंग के बारे में, ठीक है। और जो 3rd चैप्टर हिस्ट्री हमने किया वहाँ पे भी आपको मैंने इंडिगो फार्मिंग का जिक्र किया था, जब चंपारण में जो विद्रोह हुआ था, जो सत्याग्रह मूवमेंट हुआ था, वो इंडिगो फार्मिंग के अगेंस्ट था। Okay, so a similar story can be told for cotton, the cultivation of which expanded worldwide to feed British textile mills. Or rubber, indeed, so rapidly did regional specialization in the production of commodities develop that between 1820 and 1914, world trade is estimated to have multiplied 25 to 40 times. तो खाने के साथ साथ कॉटन, इसके अलावा रबड़, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उगाई, ठीक है, जो कि वर्ल्ड ट्रेड में जिसका जो शेयर है बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। और इवन कुछ चीज़ों का तो 1820 से लेके 1914 के बीच में, यानी इस पीरियड में उन चीज़ों में इतना ग्रोथ हुआ, कुछ के तो 25 to 40 टाइम्स, 25 से 40 गुना तक उनका जो व्यापार था वो बढ़ गया था। Nearly 60% of this trade comprised primary product, that is agricultural products such as wheat, cotton, minerals such as coal. तो at that time the major trading was going on. In that trade the major portion was primary goods. तो ज़्यादातर उसमें क्या होते थे, प्राइमरी गुड्स होते थे। प्राइमरी गुड्स बोलते हैं जो नेचुरली उगाए जाते हैं, ठीक है। तो जिसमें कि क्या था, कोल था, यानी कोयले का उत्पादन था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट थे, वीट, कॉटन, इंडिगो, इन चीज़ों का। तो ये जो हमारा टॉपिक है हम इसको यहीं पे करेंगे, बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अपना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके गाइज, आई होप आपको समझ आ रहा है। चैप्टर बेशक डिफ़िकल्ट है बट अगर आप ध्यान से समझोगे तो मज़ेदार भी बहुत है। ओके बेटा, सो थैंक यू सो मच।